अभी कुछ समय पहले हमने देखा, सारी रिपोर्ट्स आई, सारे मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लेकिन जू नहीं रहेंगी कान पे नरेंद्र मोदी के। अरुणाचल में एलएसी पे 100 से अधिक गांव, 100 से अधिक माफ कीजिएगा घर का एक गांव चीन ने बसा दिया है, जो 2019 में वो जगह खाली हुआ करती थी, और अब वहां पे गांव है पूरा का पूरा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तपीर गांव खुद कह रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं इस वीडियो में मैं आपको निशांत वर्मा जी की तरफ। निशांत वर्मा जी बात कर रहे हैं इंडो चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो चाइना की जो पॉलिसी है, एज ओल्ड पॉलिसी है, इसको कहते हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड्स, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड्स। और इसको लेकर के ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, जो भारत सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, और ये लोग जो लोकसभा में, राज्यसभा में बयानबाजी करते हैं इस इंडो चाइना डिस्प्यूट को लेकर के, और झूठ बोलते हैं जनता से, जनता को गुमराह करते हैं अबाउट द रियल सिचुएशन, उसके बारे में, उसकी असलियत के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में निशांत वर्मा जी, जो बड़े ही सीनियर पॉलिटिकल लीगल एनालिस्ट हैं, जिनसे आप सभी लोग रूबरू हैं, वो इस वीडियो में बात कर रहे हैं और डिटेल्स दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं आपको एक्चुअल सिचुएशन की, कि क्या है एक्चुअल सिचुएशन लेह लद्दाख में, गलवान वैली में, इंडिया चाइना को लेकर के क्या सिचुएशन है अरुणाचल में, वगैरह वगैरह। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं आपको निशांत वर्मा जी की ओर। नमस्कार, मैं निशांत वर्मा, हमेशा का आपका दोस्त, आज एक खास मकसद से आप लोगों के साथ लाइव हुआ। ये जिस तरीके से चीन को लेकर के, भारत में जिस तरीके से चीन घुसा है, उसको लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार दर बदर, दिन ब दिन, महीने हर महीने आप लोगों से, हम लोगों से, पूरे भारतवर्ष से, भारत की जनसंख्या से और दुनिया से जिस तरीके से झूठ पे झूठ कहे जा रही है, उस चीज को आप लोगों के सामने सच्चाई पूर्वक लाना जरूरी है। देखिए, समझ लीजिए कि जिस तरीके से गालवान वैली में चीन घुसा था और वहां जो भी हालात खड़े हुए थे 2020 में, ये हम सब ने देखा। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम लोगों ने 2020 में जो गालवान वैली में फ्रिक्शन, घर्षण चीन और हमारे देश भारत की सेनाओं के बीच में देखा, उसको उसके बाद किस तरीके से भारत की सरकार ने डील किया, ढांका, कमजोर बताया, अपने आप का छाती 56 इंच का दिखाया, ये सारी बातें आज की जाएंगी। मैं निशांत वर्मा आप लोगों का मेरे पेज, नए पेज पे स्वागत करता हूं। और क्योंकि एक नया पेज है ये, तो यहां पे कम मेंबर्स हैं इस समय, लोग, दर्शक कम हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और शेयर करते जाएं अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि आपके माध्यम से इस देश की सच्चाई दुनिया भर में हर भारतीय को मिले। चलिए, मैं इस पे आगे बढ़ता हूं और गालवान वैली से शुरू करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से, तो उस समय चीन ने गालवान वैली में अपने पैर जमाए। हम सब जानते हैं कि जब उन्होंने अपने पैर जमाए तो उस बदौलत हुआ ये कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, जो एलएसी पे भारत की रक्षा करती है फ्रंट लाइन ट्रूप्स के तौर पे, यानी कि अग्रिम, आगे वाली पंक्ति के जो सैनिक होते हैं, वो होते हैं आईटीबीपी के, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इस देश को आज तक हमारी सरकार ने नहीं बताया। जो बताया वो ये कि भारत की सेना के बिहार रेजिमेंट के
हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस तरीके से चीन की सेना का पीएलए का सामना किया, उसके बारे में चर्चाएं हुई मई में, जून में, जुलाई में, सितंबर में, और अब तक चली आ रही हैं। यह समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि जिस तरीके से भारत सरकार ने गालवान वैली के घर्षण यानी कि पीएलए और इंडियन आर्मी के घर्षण को बताया, यह सुन के बहुत दुख हुआ कि उसमें हमारे 20 सैनिक भारतीय सेना के शहीद हुए। यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हुआ? पैंगोंग लेक के इर्द गिर्द के इलाके में चीन ने अपने पैर जमाए और साथ ही साथ उसने वहां पे ऐसे बर्ताव किया जैसे ये सारा का सारा एरिया उसका है। हम सब जानते हैं एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चीन और भारत के बीच में 2 राज्यों में है। एक जम्मू कश्मीर की तरफ लद्दाख का जो एरिया अब आता है, लद्दाख वहां पे है, और दूसरी अरुणाचल प्रदेश में है। क्योंकि ये जो मैकमोहन लाइन जो इन 2 देशों को दूर अलग करती है, इसको चीन ने मानने से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत और चीन के बीच में ये जो लंबी रेखा लद्दाख और अरुणाचल में है, इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते चीन वाले। इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सन 60 के दशक की लड़ाई के बाद खींची गई थी, वहां पे आके रुक गए हैं। जब मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता है तो वो घुसने की बार बार कोशिश करता है। सन 80 के दशक में तवांग वैली में भी चीन घुसा था, और उसके घुसने के चक्कर में तब भारत के वायुसेना और थल सेना ने बाकायदा उसको डरा करके वापस भेजा था। वो समझ गए थे कि यहां पे उनकी दाल गलने वाली नहीं। ये सन 80 के दशक की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद आप देखते हैं सन 90 के दशक से चीन लगातार कोशिश करता आया है कि किस तरीके से भारत को परेशान किया जाए। यह भी समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी चीन घुसा था। और जब उस समय 2013 में चीन घुसा था, तब यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के विपक्ष के नेता चीख चीख के चिल्ला के कह रहे थे कि हमको दिखाइए कि एलएसी पे क्या हो रहा है, कैसे चीन अंदर आ गया। तब उस समय की सरकार मनमोहन सिंह जी की, और तब उस समय की भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एलएसी पे ले जाकर के दिखाया कि वहां की क्या परिस्थिति है और किस तरीके से वहां पे पोजीशन है। ये बात हम सब जानते हैं। अर्थात उस समय की भारत की सरकार अपने विपक्षी दलों को साथ रखते हुए ले गई और समझाया और दिखाया। ये 2013 की बात थी, और उसके बाद हमने देखा डोकलाम हुआ और जाने कितना चीन ने हमारे देश पे एक तरीके से कहा जाए तो साइलेंट आक्रमण करने की कोशिश करी। 2020 में हम सब ने देखा क्या हुआ गालवान में, सबने देखा। और उसके बाद भारत सरकार झूठ पे झूठ बोलती आई। सबसे पहले तो भारत सरकार ये झूठ बोलती आई, उसने ये कहा कि भारत सरकार की क्यों बात करें, नरेंद्र मोदी की बात कर लेते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में पिछले साल 2020 के सितंबर महीने में ये कहा कि ना हम आए, ना वो आए, ना हम गए, ना वो गए। जाने उनका कहने का तात्पर्य क्या था? उनका मतलब यह था कि ना भारत की सेना ने चीन की जमीन पे पैर रखा और ना चीन की सेना ने भारत की जमीन पे पैर रखा। ये सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 को बयान दिया। अब मजे की बात यह है कि इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एक बयान दे चुके थे। एक विदेशी टीवी पे उनका बयान कैप्चर हो चुका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सैकड़ों चीनी सैनिक आ चुके हैं और हम किसी तरीके से उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं। यानी कि जब मुझे याद है कि सितंबर 2020 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया कि चीन वाले हमारी जमीन पे नहीं आए और हम उनकी जमीन पे नहीं गए, तो सवाल यह उठता था तो जो हमारे जो 20 बिहार रेजिमेंट इंडियन आर्मी के सैनिक शहीद हुए थे वो किसकी जमीन पे थे? कहीं तो होंगे। अगर वो
हमारी जमीन पे ही थे, इसका मतलब चीन आया था और जो भी घर्षण हुआ उसमें हमारे बिहार रेजिमेंट के लोगों की शहीदी हुई। और अन्यथा यह बात हो सकती है कि हमारी बिहार रेजिमेंट चीन में घुसी, वहां पे घर्षण हुआ और अंततः हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। ये दो में से एक ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात हो सकती है? तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये मुझे समझ में उस दिन भी नहीं आया था और आज भी नहीं आया था जब राजनाथ सिंह जी कह रहे थे, अपना राज्यसभा में अपना वक्तव्य रख रहे थे। मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी जी ने सितंबर में झूठ बोला या राजनाथ सिंह जी आज झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब राजनाथ सिंह जी ने आज अपनी बात रखी संसद में, राज्यसभा में, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि डिसएंगेजमेंट यानी कि दूर होने की, ये जो फ्रिक्शन है उससे अलग होने के लिए 9 राउंड की बातचीत भारत और चीन के बीच में हो चुकी है। जनवरी 2021 के अंदर 9वें राउंड की जब बातचीत खत्म हुई तो उसके बाद यह फैसला लिया गया कि आर्मर्ड यानी कि बड़े तोपखाने जो होते हैं वो, उस तरीके का जितना भी बड़ा तोपखाना और बंदूकें जो बड़ी वाली होती हैं उनको हम वापस ले जाएंगे। भारत अपने वापस ले आएगा और चीन अपने वापस ले जाएगा, यही निर्णय आया। लेकिन जो हमारे ट्रूप्स हैं यानी कि सैनिक हैं वो उन जगहों पे बने रहेंगे जहां आज की तारीख में हैं और गालवान से लेकर आज तक उसी पोजीशन पे खड़े रहेंगे। अब अगर सेना के सैनिक वहीं खड़े रहेंगे तो ये सोचने वाली बात है कि राजनाथ सिंह जी सच बोल रहे थे या मोदी जी सच बोल रहे थे। दो में से एक ही बोल सकता है। तीसरी बात यह है, राजनाथ सिंह जी ने ये डिटेल में थोड़ा बहुत जो समझाया, भारत के रक्षा मंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि फिंगर 8 एक जगह है, फिंगर 8 तक चीन चला जाएगा और हम फिंगर 3 पे आ जाएंगे। ये अगर पैंगोंग लेक को जो लोग समझते हैं उनके लिए खास है, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं इस बारे में उनके लिए मैं बहुत छोटी सी बात साफ कर दूं कि अगर फिंगर 8 तक अब चीन वापस जाएगा, जो कि पैंगोंग लेक वाली जगह से अंदाजन 8 किलोमीटर होता है, तो ये फिंगर 8 तो हमारे पास था पहले, चीन के पास तो नहीं था। तो अगर वो 8 किलोमीटर पीछे जा भी रहा है यानी फिंगर 8 तक, तो ये तो हमारी जमीन पे ही हुआ, यानी आज भी हमारी जमीन पे है, 2-4 दिन पहले भी हमारी जमीन पे था, और जितनी भी बातचीत हुई है इससे जो थोड़ा बहुत भी वो पीछे जा रहा है, अर्थात वो अभी भी हमारी जमीन पे ही होगा 8 किलोमीटर पीछे जाने के बाद भी। और इसके लिए आइए मैं आपको छोटा सा एक डेटा देता हूं। राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि हमारी इंडिया की जो कोर डिमांड है, असली डिमांड है, वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। क्योंकि हमारी असली डिमांड जो थी वो ये थी कि गालवान होने से पहले जो स्टेटस को एंटे था, स्टेटस को एंटे यानी कि यथावत परिस्थिति, तो उस हिसाब से चीन को उतना पीछे चले जाना चाहिए था और भारत को अपनी जगह पर रहना चाहिए था। इस बात का जिक्र भारत के रक्षा मंत्री ने आज संसद में नहीं किया, अर्थात स्टेटस को एंटी यानी कि गालवान से पहले की यथावत स्थिति की बात नहीं करी। उन्होंने जोर दिया फिंगर 8 पे, और फिंगर 8 यथावत स्थिति के हिसाब से पुरानी हमारी जमीन है, लेकिन उस पर चीन अब तक वहां रहेगा। समझने की बात है कि मैं मानता हूं कि वहां पे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और वो जगह इतनी उबड़ खाबड़ है कि हो सकता है कि आम लोगों को समझ में ना आए। तो मैं एक छोटी सी बात समझा दूं, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, जिन्होंने लद्दाख वगैरह देखा होगा, बहुत दुर्गम परिस्थिति वाली जगह है। उस दुर्गम परिस्थिति वाली जगह पे गर्मियों के मौसम में जब बर्फ कम होती है या पिघल चुकी होती है, तो उस समय ये मान के चलिए कि चीन के लोग, चीन की सेना वाले, वो आ जाया करते थे। कहां आ जाया करते थे? उसी जगह जिसको हम फिंगर 8 करते हैं, और वहां पेट्रोलिंग करके वो वापस चले जाते थे। वो वहां तंबू गाड़ के नहीं बैठते थे और हम कहते थे ये हमारी जमीन है, तो वो अपनी पेट्रोलिंग करके। लेकिन अब अगर इतना कुछ हो जाने के बाद अगर भारत के रक्षा मंत्री कहते हैं कि फिंगर 8 पे चीन का कब्जा रहेगा, अर्थात वहीं तक चीन वापस जाएगा, यानी वह हमारी जमीन पे रहेगा, ये जो क्लेम है उनका, ये इसलिए भी बेकार हो जाता है क्योंकि अगर किसी को समझना है इस बात को,
तो बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और मैं तथ्यों के बिना इस बात की बात नहीं पूरी करना चाहता। सबसे पहले तो अगर अप्रैल 2020, ध्यान से समझिएगा, अगर अप्रैल 2020 की यथावत परिस्थिति पे जाना है लद्दाख वाली जगह पे, क्योंकि मामला वहीं का है, पैंगोंग लेक जिसको हम कहते हैं वो सब उधर ही लद्दाख में है। अगर लद्दाख की भारत और चीन के बीच की LAC की यथावत परिस्थिति में जाना है तो राजनाथ सिंह जी कान खोल के सुनिए, अप्रैल 2020 में जो परिस्थिति थी उस हिसाब से चीन की PLA आर्मी को अब इस समय कम से कम 15 से 18 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। आपने जो बात करी है वो चंद 3-4 किलोमीटर की बात है। अगर किसी को उस जगह का नक्शा नहीं पता है, लाइव के बाद एक नक्शा भी डाल दूंगा इस पे। 3, 4 या 5 किलोमीटर अगर चीन वापस जा भी रहा है तो उससे कोई हल नहीं होता। उसका कारण यह है क्योंकि अप्रैल 2020 में जो पोजीशन थी चीन की, जहां पे वो थे, वो कम से कम इस जगह से 15 से 18 किलोमीटर पीछे थी। उस जगह का नाम था डेप्सांग, DEPSANG। डेप्सांग तक चीन को वापस जाना पड़ेगा, तब ही यथावत स्थिति आएगी। लेकिन डेप्सांग जो है वो अब इस फिंगर 8 से कम से कम 10 किलोमीटर पीछे है उनकी तरफ, यानी अभी भी हमारी जमीन पे चीन बैठा रहेगा। दूसरी चीज, हमारा जो गालवान का एरिया में PP-14 नाम की जगह है, क्योंकि उन दुर्गम स्थलों को आइडेंटिफाई करने के लिए कोडिंग की जाती है, जो चीन को भी पता है, इंडिया को भी पता है, नक्शे पे भी मिलेगा। PP-14 गालवान का जो है, वहां तक हमारा पेट्रोलिंग का अधिकार था, वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन उस बारे में आपने कोई चर्चा नहीं करी। राजनाथ जी, चीन की आर्मी PLA को गोगरा हॉट स्प्रिंग्स खाली करना पड़ेगा। उस इलाके में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स वो होता है जमीन में से जो गर्म पानी का चश्मा होता है, तो उस इलाके में भी दुर्गम ठंड का इलाका, लेकिन वहां भी गर्म चश्मे होते हैं पानी के। तो उस गर्म चश्मे गोगरा को खाली करना पड़ेगा। वहां इस समय चीन का कब्जा है, चीन की आर्मी का कब्जा है, वो हमारी जमीन है। आपने इस बारे में राजनाथ जी कुछ नहीं कहा। बफर जोन मतलब जब कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है तो दो रेखाओं के बीच में एक नो मैन्स लैंड कह लीजिए, जो किसी का भी नहीं होगा, या बफर जोन, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा स्पेस रखा जाता है। नॉर्थ पैंगोंग में फिंगर 8 नॉट एंटायरली ऑन इंडियन साइड हमारा है, लेकिन उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया कि आप बफर जोन जो है उसका आप क्या कर रहे हैं। यह कारण इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है, श्रीमान राजनाथ सिंह ये बता नहीं पा रहे हैं कि चीन जो है वो हमारी जमीन पर बैठा है। उनके मुंह से निकल नहीं रहा है, झूठे राष्ट्रवादी लोग हैं। एक चीज और समझ ली जाए, पैंगोंग लेक इंडिया का, हमारा अब इस समय जो आपने 9वें वार्तालाप के बाद डिसाइड किया है, 24 जनवरी मेरे ख्याल से तारीख थी 2020 की, जिसमें हमारे आर्मी के सीनियर ऑफिसर और चीनी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने मिल करके जो निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, जिसपे आज संसद में, राज्यसभा में राजनाथ सिंह जी ने अपना वक्तव्य रखा और लोगों को बताया, देश को बताया, उसके हिसाब से हम भारत पैंगोंग लेक के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी साइड में फिंगर 2-3 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? ये तो हमारी जमीन में हमें अंदर खदेड़ दिया जाएगा, मतलब ऐसा कैसा? राजनाथ जी आपने बात मान ली। मोदी जी कहां हैं आप? अगर आपके मशरूम खाने का टाइम नहीं हुआ हो तो जरा सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम फिंगर 2-3 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है इंडियन आर्मी अपनी, तो फिर फिंगर 8 और उसके बाद की जगह जो बताई जा रही हैं, उनका क्या? वो तो हमारी जमीन है, हमारी जगह है, लेकिन आपने राज्यसभा में उस बारे में कोई बात नहीं करी। ऑन द लेक शोर, लेक शोर का मतलब होता है जो तालाब होता है
जो लेक होती है उसका किनारा, जो लेक के किनारे हैं, चाइना को अब आपके कहने की वजह से, जो आपने 9वें राउंड में एग्री किया है, भारत सरकार और भारतीय सेना ने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता कही जा सकती है और मोदी जी की अध्यक्षता में, कि जो पैंगोंग लेक है उसका जो किनारा है चारों तरफ का, चाइना कैन नाउ पेट्रोल टिल इट्स क्लेम लाइन अलोंग फिंगर 4। जो फिंगर 4 है, जगह है ये वहां की, फिंगर 4 जो है, वहां तक चाइना ने कहा था कि हम आएंगे, और आप मान गए, और आप मान गए। इस एडजस्टमेंट के हिसाब से जो आपने चीन के साथ करा है मिस्टर राजनाथ सिंह, मोदी जी सुन रहे हैं ना, फिंगर 4 तक आपने चीन को अलाउ कर दिया। ये आप उनके साथ क्या कर क्या रहे हैं? आप उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं? भारतवर्ष को बदनाम करने के लिए कुछ आप नया तरीका ढूंढ रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? ये ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो हमारी जो यथावत परिस्थिति हुआ करती थी अप्रैल 2020 तक भारत और चीन के बीच में, सिर्फ लद्दाख की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सिचुएशन में 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ घुस चुकी है। 8, I mean, just imagine, मोदी जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडो चाइना के बीच में लद्दाख में 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक चुकी है। इसका मतलब और तात्पर्य तो यही निकलता है, आप हमारी जमीन पे चीन को अलाउ कर रहे हैं, आप हमारी चीन बैठने दे रहे हैं, बड़ा राष्ट्रवाद का नाटक कर रहे हैं। अरे संगियों, तुम्हारी वो 3 दिन की सरकार कायम हो, 3 दिन की सेना कायम, मोहन भागवत, किस तरीके से तुम लोग ये बात करते हो, किस तरीके से देश को झूठ बोलते हो? और ये चुनावी मंच की बात नहीं हो रही है, ये संसद है, और संसद में जो तुमने बताया उस हिसाब से तो तुम चीन के पास अपनी जमीन बेच के बैठ गए। दे दी तुमने चीन को जमीन, दे दी, यही निकल के आ रहा है, इसके सिवाय तो कुछ निकल के भी नहीं आ रहा है। उधर एक और बॉर्डर है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी एलएसी है, क्योंकि उस मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है चीन। उल्टा चीन तो यह कहता है कि पूरा अरुणाचल उसका है। खैर, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वहां पे हम सब जानते हैं कि चीन के अंदर इतनी बदमाशी भरी हुई है कि वो हमारे देश में, यानी कि अरुणाचल में घुस के गांव बसा चुका है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा, सारी रिपोर्ट्स आई, सारे मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लेकिन जू नहीं रहेंगी कान पे नरेंद्र मोदी के। अरुणाचल में एलएसी पे 100 से अधिक गांव, 100 से अधिक, माफ कीजिएगा, घर का एक गांव चीन ने बसा दिया है, जो 2019 में वो जगह खाली हुआ करती थी, और अब वहां पे गांव है पूरा का पूरा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तपीर गाव खुद कह रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं, तपीर गाव, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल वाले, वो तो ये भी कह रहे हैं कि चीन जो है वो अरुणाचल में तकरीबन 60-70 किलोमीटर अंदर तक आके अड्डा जमा चुका है, पैठ कर चुका है। कहां है मोदी जी? देखिए, आसाम से आगे जितना भी एरिया है वो भारत के पूर्व में पड़ता है, लद्दाख भारत के उत्तर में पड़ता है, और दोनों जगह चीन के साथ परेशानी है। और राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी देश को झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, संसद में, रैली में। क्या हो क्या रहा है, इस समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिक चुका है चीन के हाथों। मुझे ये लगता है, बिल्कुल लगता है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ समझौता कर लिया है। किस प्रकार का ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे पक्का ऐसा मन में आता है, समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी
इस देश को झूठ बोल रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे और सेना के नाम पे उछलने वाले छुछुंदर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे लोग आज देश को यह नहीं बता पा रहे हैं कि चीन हमारी जमीन खा चुका है इनके नाक के नीचे। मैं अपनी भारत की सेना के लिए कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इन इंग्लिश इट इज सेड दैट जहां पे पॉलिटिकल विल नहीं होती है वहां पे मेरी सेना भी क्या करेगी। 8 किलोमीटर पूरी एलएसी शिफ्ट हो गई है लद्दाख में, यानी चीन उतना अंदर आके बैठ चुका है। और ये नामुराद लोग भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पद पे बैठ करके उन पद को बेइज्जत कर रहे हैं उस पद को। I think this was a fairly detailed video. और निशांत वर्मा जी बड़े ही सीनियर पॉलिटिकल लीगल एनालिस्ट हैं। He knows what he is talking. कोई चीज हवा में बात नहीं करते हैं, हर चीज तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ वैलिड सवाल उन्होंने उठाए हैं जिसके बारे में जनता आप लोगों को पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स भारतीय जुमला पार्टी जो भारत सरकार चलाती है उनको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। अगर आज भी मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, वो लाल रंग का बटन होगा उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे वीडियोस बनाते रहूं आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी होगी, उसको भी दबा दीजिएगा, वो नोटिफिकेशन बेल होती है ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं आपको वो वीडियो मिल जाए जब भी आप YouTube सर्फ करें। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah, your take on this. Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow,